एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। विनेश चंद्र समझ गया कि मैं तरन्नुम के सामने खुलकर बात करने से गुरेज कर रहा हूँ। वो उसे इस वक्त वापस भेजकर उसकी दिल शिकनी भी नहीं करना चाहता था और मुझसे गुफ्तगू का भी ख्वाहिशमंद था। तरन्नुम, हम तुमसे चंद मिनट की इजाज़त लेंगे, तुम यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। तरन्नुम ने अपने दिलकश तबस्सुम से अपनी खुश अखलाकी का इजहार किया। विनेश चंद्र मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले गया और दरवाज़ा बंद करके मसहरी पर नरम तकियों का सहारा लेकर नींद राज हो गया। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझसे मेरी देर से आमद का सबब पूछा। मुझे उसके अंदाज़ व अतवार से यह तसल्ली तो हो गई थी कि मेरे और उसके ताल्लुक में आज के घोड़े वाले हादसे से कोई रखना पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसकी रगबत में कुछ और इजाफा नज़र आ रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरे मुखबरों की इतला के मुताबिक एक गिरोह में नमक हरामी के आसार पाए जाते हैं। चुनाचा मैं उसकी टोल लेने गया था। कौन लोग हैं, क्या पता चला? वो बिगड़ कर बोला। निचले दर्जे के चंद मुलाजमीन हैं, शायद उन्हें खरीद लिया गया है। तुमने क्या किया? हम दोनों ताकतें इस्तेमाल करेंगे, पैसे की भी और बारूद की भी। मोहनदास, तुम कमाल कर रहे हो। जगदीप ने तो आज तुम्हें मार ही दिया था। मेरी वजह से तुम पर परेशानी आ रही हैं। तुमने हैरत अंगेज ताकत का मुजाहरा किया। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा जुमला हलक में अटक गया। मैंने दफतन बेहद तेजी से विनेश चंद्र पर जरकंद लगाई और उसे पूरी ताकत से फर्श पर धक्का दे दिया, लेकिन इस अरसे में वो छोटा सफ़ेद सांप मेरा हाथ डस चुका था। मैंने उसे दरमियान से पकड़कर दूर फेंक दिया। विनेश चंद्र मेरे इस अचानक इक़दाम से हवास बागता हो गया। चंद लम्हों के लिए वो गंग हो गया, मगर उसने मुझे सांप फेंकते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली और वो कराहने लगा था। फिर वो बरक रफ्तारी से उठकर मेरी तरफ दौड़ा। मोहनदास, इसने तुम्हें काटा तो नहीं? उसने मेरा हाथ थाम कर वैश्य से पूछा। काटा तो है, लेकिन शायद इसका जहर मुझ पर असर नहीं कर रहा। मैं खुद घबरा गया था। मेरा हाथ सही सलामत था, ना कोई दर्द, ना टीस, ना खिंचाव। ये कैसे, क्या हुआ? मैंने सांप का लमस अपने हाथ पर महसूस किया। कीचू। एक लम्हे के लिए कीचू का साया मेरी नज़रों में घूम गया। उसने रात मुझे एक बूटी देते वक्त कहा था कि इसके असर से कोई जहर मुझ पर असरअंदाज नहीं होगा। ये ख्याल आते ही मैं फर्श पर रेंगने वाले सांप की तरफ लपका। ठहरो, उसे शूट किए देता हूँ। विनेश चंद्र ने चीख कर मुझे रोका। एक गोली ज़ाया जाएगी विनेश बाबू। अंग्रेजी दौर में असला की बड़ी कीमत है, इसे किसी और काम में लाइएगा। ये कहकर मैं सांप पकड़ना ही चाहता था, मगर मुझ पर होशमंदी का दौरा पड़ा। ये वक्त कीचू के अता की हुई बूटी का करिश्मा दिखाने का नहीं था। सांप मेरे हाथ में लहराने लगा और उसका जहर मुझ पर असर करने लगता तो विनेश चंद्र ये गुमान कर सकता था कि कहीं मैंने उसे मुतासर करने के लिए दानिस्ता ये तमाशा न किया हो। विनेश चंद्र मेरे नज़दीक आ चुका था। हमने उस पर एक कपड़ा डालकर उसे जूतों की ठोकरों और पीतल के गुलदान से मारा। वह हमारे पेट दर्पों के हमलों की ताब न ला सका। कम वक्त ने तेजी तो बड़ी दिखाई, इधर उधर सिमटा, फैला, भागा, मगर आखिर मारा गया। उसकी कुचली हुई लाश हमारे सामने पड़ी थी। विनेश चंद्र बेताबाना मेरे गले से लिपट गया। मोहनदास, तुम मेरी जिंदगी हो। तुमने एक बार फिर मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। उसने शायद पहली बार खुद को हम की बजाय मैं कहा था। साजिशियों ने हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। विनेश बाबू, अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। शराफत का वक्त गुजर गया। मोहन, उन्हें कौन बताए कि मैं राजेपुर का ताज कांटों का ताज समझता हूँ? वो करब से बोला और मेरा हाथ टटोलने लगा। मेरी हंसी निकल गई। उन्हें कभी यकीन नहीं आएगा कि आप कैसा ऐसा समझते हैं। हाँ, जब आप राज दरबार की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे तो उन्हें ज़रूर यकीन आ जाएगा। विनेश इस खतरनाक मौका पर मेरी गैर संजीदगी देखकर दंग रह गया था। उसने मेरा बाजू दबाते हुए कहा, इन मामलों से बाद में निपटा जाएगा। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, तुम बच गए।
اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا۔ موہن، تم میری ضرورت بنتے جا رہے ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ وینش بابو، اس وقت واقعی خیر ہو گئی۔ بڑے بوڑھے سچ کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد، مگر دوپہر کے اور اس وقت کے حادثے کے بعد ہمیں اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ کل رات زہر تھا، شام کو گھوڑا، آج رات سانپ، آنے والے کل نہ جانے کیا کیا سوغات لائیں گے۔ اف، یہ سب کتنا بڑا مذاق ہے، کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ مجرم کون ہے، مگر ہم ان کی گردنیں نہیں پکڑ سکتے۔ جگدیپ میرے دوست پر گھوڑا چڑھا دیتا ہے، میں دیکھتا رہ جاتا ہوں۔ تھانے دار میرے دوست کی توہین کرتا ہے، مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ میں تم سے دوستی نہیں نبھا سکتا اور تمہاری جان ساری کا معاوضہ ادا کر سکتا ہوں۔ وہ جذباتی ہو گیا اور اس نے مجھے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ اس نے اس واقعے سے گہرا اثر قبول کیا تھا۔ ارے وینش بابو، آپ نے بھی خوب فکر کی، میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ آپ مجھے خود سے قریب سمجھتے ہیں۔ ہاں، صبح جب تھانے دار مجھ سے اندھا دھند سوالات کر رہا تھا تو آپ کی خاموشی سے میں ڈر گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے سوالات کا موقع دیا تھا۔ جگدیپ نے صورت ہی ایسی پیدا کر دی تھی، اس نے بھون کے لوگوں کے سامنے تمہیں مجرم ٹھہرایا۔ ظاہر ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم مجرم نہیں ہو اور رات بھر میرے ساتھ رہے ہو، اس سے میرا اور تمہارے قریبی تعلق ظاہر ہو جاتا۔ پرکاش بون میں پولیس میری مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، مگر جگدیپ کو شے دینے اور کچھ چہرے شناخت کرنے کے لیے میں نے یہ ڈرامہ گوارا کر لیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں بڑی اذیت ہوئی ہوگی۔ میں بعد میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور سارا شکوہ اسی وقت دور ہو گیا تھا۔ لیکن وینش بابو، چہرے تو جانے پہچانے ہیں، اصل مسئلہ ان سے نمٹنے کا ہے۔ یہ ابتدائی کام تو ہم نے کر لیا ہے۔ تم سچ کہتے ہو، شاید مجھے ان چہروں پر شبہ ہونے لگتا ہے، کیسے معصوم اور خوبصورت چہرے ہیں۔ میں اس بون میں جگدیپ کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری کئی بہنیں بھی اس کی ہم نوا ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دولت حسد پیدا کرتی ہے، یہ محبت کی کینچی ہے۔ آپ کے پتا پرکاش چندر نے زندگی بھر عورتوں کی محفل سجائی، شادیاں کرتے رہے اور اپنے بون میں یہ فصل اگا دی۔ اسے بڑے خاندان کے کیا کیا سماجی اور نفسیاتی مسائل ہوں گے، کیسی کیسی رکاوٹیں ہوں گی، حسد اور کینے کا بازار گرم ہوگا، مگر انہیں اس کا ہوش نہیں رہا تھا۔ میں کہنے کو تو کہہ گیا تھا، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں وینس چندر کے سامنے اپنی بساط سے بڑی ہوئی باتیں کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میرا خیال تھا، اس کی آنکھوں سے تعجب متراشا تھا۔ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ موہن داس، میرا دعویٰ ہے کہ تم ایک تعلیم یافتہ آدمی ہو، تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ یہ تجربے کی باتیں ہیں وینش بابو۔ ہاں کیوں نہیں، تمہاری عمر تو 80 سال ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ خیر، تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، مجھے تمہارے ساتھ اپنی دوستی کا ابھی اور ثبوت دینا ہوگا، جب بھی تم کھلے تو کھلو۔ اس بون کا ہر فرد مشکوک ہے، کسی کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ تمہارا خدشہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اس قدر رفاقت کے بعد یہ بہت مشکل تھا کہ میں اپنے آپ کو چھپا سکتا۔ یہ بد ذات بزبان پھسل جاتی تھی۔ میری حالت اس وقت کسی چور کی سی تھی۔ وینش بابو، کیوں میرے زخم کوریتے ہیں؟ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ ان چنگاریوں کو ہوا نہ دیجیے، مجھے آپ کی دوستی پر فخر ہے۔ آپ مہیش چندر اور اس جیسے دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے موہن، میں تمہیں اپنی نوکری سے سبکدوش کرتا ہوں اور بطور دوست تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تم ایک دوست کی طرح مجھ سے مخاطب ہوگے، ایک یار کی طرح مجھے مشورے دو گے، ایک بھائی کی طرح مجھ سے محبت کرو گے، سمجھے؟ آپ یہ عنایتیں کر کے مجھے میری اوقات سے باہر کر دیں گے وینش بابو۔ معلوم ہے کہ آپ دل کے بہت اچھے ہیں، مگر یاد رکھیے، میری آپ کی دوستی صرف تنہائی کی ہے۔ جب تنہائی نہیں ہوگی تو مجھے آپ کی موجودگی میں گالیاں سننی پڑیں گی، ذلیل ہونا پڑے گا، آپ بھی چپ رہیں گے، میں بھی کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ بہتر ہے کہ مجھے اپنی نوکری میں رکھیے، مجھے کھینچ کر بڑا مت کیجیے۔ کل سے میں سب کے سامنے اعلان کر دوں گا کہ موہن داس میرا دوست ہے، میرا ایک دوست کی طرح اس کی عزت کی جائے۔ وہ جوش میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ گویا اس طرح آپ اپنے دوست کو جلد سے جلد جہنم رسید کروانے کا اشارہ کریں گے۔ حاسدوں سے تو نوکری کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا، دوستی میں کیا عالم ہوگا؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ تمہیں کچھ بتاؤ، وہ بے چینی سے بولا۔
हालात यूं के तू रहने दीजिए, आप मुझे रफ्ता रफ्ता नुमाया करते रहेंगे और इस अरसे में हम बहुत से झगड़ों से निमट लेंगे। ये शैतान सोचने के लिए वक्त नहीं दे रहे। उन्होंने सूंघ लिया है कि हम दिफा की बजाय हमले पर उतर आए हैं। आप एक तरफ राजेपुर के महाराजा से अपना खसूसी राबता ज़ब्त बढ़ाइए, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाइए, तीसरी तरफ अपने मुखालफों से जंग करते रहिए। गोलियां तो ज़रूर चलेंगी मगर सलीके से चलाई जाएंगी। कुछ लोगों को खाली गोली के बगैर भी ठंडा किया जाएगा। उसे जंग का मैदान समझिए। जिंदगी भी एक जंग है। ज़रा नज़र चूकी और मौत ने जाल फेंका। मेरी जान, उसने वफूर जज्बात में मेरे हाथ पकड़ लिए। काश हम दोनों यहाँ से भाग सकते। ये सब खड़ाग है मोहन प्यारे। मैं सोचने लगा कि कौन कौन यहाँ से मेरे साथ भागेगा। फरार बुजदली है। मैंने उसके हाथ सख्ती से पकड़ लिए। मुकाबला किया जाएगा। अब आप बातें बंद कीजिए। बाहर वो बेचारी इंतजार कर रही होगी। उसके सामने अपनी दोस्ती का प्रचार ना कीजिए। अरे छोड़ो, वह सरशारी से बोला। आज अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाएंगे। तुम मेरे हम उम्र हो और मेरे दोस्त। ये बड़ी जालमाना बात है कि मुझे इन हसीन लड़कियों की जरूरत पड़ती है, तुम्हें नहीं पड़ती। अब शर्म खत्म करो, चलो मेरे साथ। वो मेरा हाथ खींचते हुए बोला। मैंने सोचा कि कह दूं, अभी मैं पारो के चमनस्तान से आया हूं, लेकिन वो मुझे खींचता हुआ ये कहता हुआ ड्राइंग रूम में ले आया कि कल ही इस तवायफ को इनामो कराम देकर दिल्ली वापस कर देंगे और किसी को खबर भी ना होगी कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी कुर्बत की रात गुजारी है। तरन्नुम खड़ी हो गई। गो हमें देर लगी थी। उसे क्या मालूम था कि हम मौत का एक दिलचस्प मंजर देख कर आए हैं। उसने अपनी पेशानी पर शिकने नहीं आने दी। खुली पड़ती थी, बिछी जाती थी। उसका हर अंग लचक रहा था। मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को किसी तौर करार नहीं था। बाहर जिंदगी का नज़ारा था। हमें देर हो गई। विनय चंद्र ने तहकमाना माजरत की। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आप बहुत मसरूर वापस आए हैं। हाँ, हम एक बहुत ही अहम काम करके आ रहे हैं। विनश मेरी तरफ देखकर बोला। अब आपसे कुछ सुनने को जी चाहता है। काश मैं आपके हुक्म की तामील कर सकती। यहाँ सादो सामान नहीं है। उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। कोई हर्ज नहीं, हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड हैं। मौसीकी का एहतमाम तो हो सकता है, मगर इस वक्त तबीयत कुछ बागी हो रही है। रक्स कीजिएगा, जो आपका हुक्म, मगर आपको लुत्फ नहीं आएगा। आप इन्हें अंदर ले जाइए। मैंने दरमियान में दखल दिया। और इनसे खूब बातें कीजिए। इनकी बातें ही मौसीकी और रक्स हैं। उसके दांत बाज उठे। मोहन साहब भी खूब बनाते हैं। चलिए उठिएगा, हम अपने खास कमरे में चलते हैं। वीनेश ने उसका मेहंदी लगा हाथ पकड़ा तो चूड़ियां खनखना उठी। वो लचकती, उठलाती, जलवे बखेरती हमारे साथ चली। मैं अजब मकसमसे में पड़ा हुआ था। विनय चंद्र ने आज तमाम अदाबो कवायद तोड़ने की ठान ली थी। देखिए आगे क्या होता है। मुझे कुछ शर्म महसूस हो रही थी। अंदर कमरे में छोटे पायों का एक मरसा और चौड़ा तख्त रखा हुआ था। फर्श पर कालीन फैले हुए थे। विनय चंद्र ने मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां जला दी। कमरे का मंजर सुहाना हो गया। चंद रिकॉर्ड मुंतखब करके उसने तरन्नुम को दिखाए और उसके मशवरे से उन्हें रिकॉर्ड प्लेयर पर रख दिया। कमरे में क्लासिक की मौसीकी गूंजने लगी। क्या ख्याल है? उसने तरन्नुम से पूछा। बेहतर है, उसने कातलाना अदा से सर झटका। वीनस चंद्र ने तख्त पर गाँव तकिए के सहारे मुझे बिल्कुल अपने पास बिठा लिया। मैं सुकड़ कर बैठ गया था। उसने मेरे पैरों पर घूंसा मारकर उन्हें सीधा कर दिया और मेरे गले में हाथ डाल दिए। तरन्नुम एक शान से रक्स करने लगी थी। मौसीकी तेज नहीं थी और तरन्नुम के कदम तालों और सुरों पर बरजस्ता उठते थे। वो कुछ ज्यादा ही डूब कर रक्स कर रही थी। मुझे अपनी बानो याद आने लगी और मैं बैठे बैठे उसके बाला खाने पर पहुंच गया। विनय चंद्र ने मुझे मेरी मुहैयत से चौंकाया। कहाँ गुम हो गए मोहन? क्या ख्याल है? क्या नाचती है? खूब है, फन आशना है, बदन भी अच्छा पाया है, रक्स के लिए कतई मौजू। मैंने आहिस्तगी से कहा। मगर विनेश बाबू, मुझे यहाँ बैठते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चला जाता हूँ। तुम आज लुत्फ उठाओ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे इजाज़त दे दीजिए। अब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो। जिंदगी में एक तो दोस्त बनाया है, लेकिन मैं दरबारी और मसाहब ही रहूँगा। मैं तुम्हारी सारे झिझक तोड़ दूंगा। अब ये गुल अंदाम तुम्हारे पहलू में शोखियाँ कर रही होगी। सच सच बताओ, कैसी है? ये तो बहुत हसीन है, मगर मैं बहुत खराब हो रहा हूँ। जैसे ही रिकॉर्ड खत्म हुआ, तरन्नुम के पैरों में बेड़ियां पड़ गईं। इधर आइए। विनय चंद्र ने उसे इशारे से बुलाया और वह ठमक ठमक करती हुई हमारे पास तख्त पर बैठ गई। हमारे दोस्त मोहनदास के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? बहुत वजी और दिलकश आदमी हैं, उसने दिलरुबाई से कहा। हमसे ज्यादा? विनश ने आंखें पिटपटाकर पूछा।
वो तज़-बज़ब में पड़ गई और फिर हंसती हुई बोली, आप अपनी जगह हैं, ये अपनी जगह। फर्ज कीजिए कि आपको हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो आप किसे पसंद करेंगी? देखिए, हमारा कोई ख्याल ना कीजिएगा, सच सच बताइए। उफ खुदाया, आप इतनी बड़ी आजमाइश में ना डालें। फैसला तो आपको करना है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका हर फैसला हमें कबूल होगा। हम अपने खानदान की कसम खाते हैं। मुझे आप दोनों पसंद हैं। एक के चेहरे पर शाहाना तमक्कनत है, दूसरे के चेहरे पर मेहनत और अज़म की सुर्खी। दोनों ही उम्दा चेहरे हैं, वो उलझती हुई बोली। आपको क्या पसंद है? शायद आप डरती हैं कि इन्हें पसंद कर लिया तो हम नाराज़ हो जाएंगे, यही बात है ना? और आपको पसंद कर लिया तो ये नाराज़ हो जाएंगे। मुझे खुशी होगी कि मैंने तरन्नुम को आंख का इशारा किया और मुझे भी वीनश ने मेरी आंख का इशारा देख लिया था। चलिए कुरा डाल लेते हैं, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। गलत, आपको किसी एक को पसंद करना है, मुझे या इन्हें। तरन्नुम अपनी कम सनी के बावजूद खासी ज़ारक थी। उसने मुझ पर वीनस चंद्र का गैर मामूली तफात देकर समझ लिया कि वो क्या चाहता है। अच्छा साहब देखिए, नाराज़ ना होइएगा, मैं अपनी पसंद का ऐलान करती हूँ। हम तुम्हारे फैसले के मुंतज़िर हैं, वीनस चंद्र ने इस्तराब से कहा। तरन्नुम ने उंगली से मेरी तरफ इशारा कर दिया और शर्मा के गर्दन झुका ली। वीनस एकदम उछल गया। खूब, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है, आपने हमें खुश किया। देखा मोहनदास, हम ना कहते थे कि तुमने अपने आप को छुपाया है। इन्होंने तुम्हें पहचान लिया। ये कहते ही वो खड़ा हो गया। उसने घड़ी देखी। रात बहुत गुजर चुकी है तरन्नुम। हम आपकी पसंद का एहतराम करते हुए अपने दोस्त मोहनदास को आपके सुपुर्द करते हैं। अब आप जाने और आपका काम। लेकिन मैं राजकुमार वीनस चंद्र के हक में दस्तबरदार होता हूँ, मैंने कहा। मैं इनकार करता हूँ। ये कहकर उसने मौसीकी तेज कर दी और चंद बल्ब बुझा दिए। कमरे में रोशनी कम हो गई। मुझे उम्मीद है मोहन, तरन्नुम ने अपने फन का मुजाहरा करेंगी। वो मुस्कुराता व रुखसत हो गया। मैं उसे आवाज देता रह गया। वीनस चंद्र जा चुका था। मैंने दरवाज़ा बंद किया। सामने तरन्नुम खड़ी थी, दीदा दिल फर्श पर राह किए हुए। मैं कश्मकश में पड़ गया और धीरे धीरे तख्त की तरफ बढ़ने लगा। बैठ जाइए, मैंने उसे इशारा किया। क्या ये बुरा हुआ? वो कुछ परेशान होकर बोली। ये बताइए कि आपने मेरा इंतखाब ही क्यों किया? मैं नाराज़गी से पूछा। बस यूं ही, वो अपनी उंगलियों से लड़ती हुई बोली। यानी मेरे अंदर आपने क्या देखा जो प्रिंस में नहीं था? सच पूछिए तो प्रिंस खुद यही चाहते थे। तो आपने प्रिंस का ख्याल किया, मैंने तलखी से कहा। अगर मुझे आज़ादाना फैसले का हक होता तो भी मैं आप ही को मुंतखब करती। बेहतर होगा कि आप प्रिंस ही के कमरे में चली जाएं। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, मगर वीनस की ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं फिर लौट आया और थक के गाँव तकिए पर दराज हो गया। कुछ सुनाइए, मैंने जुज़बुज़ होकर कहा। क्या सुनिएगा? कोई गज़ल, मगर साज के बगैर आवाज़ क्या अच्छी होगी। कोई नूहा सुना दीजिए, मैंने जल्लाकर कहा। तौबा तौबा, वो अपने हाथ रुखसारों पर रखते हुए बोली। सुनिए, एक गुजारिश है। आप किसी से यह तज़किरा नहीं करेंगे कि रात प्रिंस ने क्या ड्रामा खेला था। मेरा नाम दरमियान में ना आए। आप मुझ पर एतबार कीजिए। अच्छा हुआ कि आपने ताकीद कर दी। दूर क्यों बैठी हैं आप करीब आ जाइए। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए। वो एक अंगड़ाई लेती हुई मुझसे नज़दीक हो गई। आप प्रिंस की अमानत हैं, ख़यानत करने को जी नहीं चाहता। और फिर आपको देखकर बहुत सी बातें भी याद आ रही हैं। क्या क्या याद आ रहा है? क्या हमें कुछ नहीं बताइएगा? क्या कहें? मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। जब भी घुंघरू बोलते हैं, ये चूड़ीदार पजामा नजर आता है। जब भी कोई रक्स करता है और गाता है, क्या बताएं दिल पर क्या गुजरती है। आप बहुत उदास नजर आते हैं, वो उदासी से बोली। मुझे पूछने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन आप मुझसे कुछ कहकर दिल हल्का कर लीजिए। ज़रूर कहीं चोट खाई है आपने। क्या किसी बदनसीब ने आपसे बेवफाई की है? बदनसीब तो हम हैं तरन्नुम, हम उससे वफा ना दे सके। मैं वो फानूस घूरने लगा जिसमें रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। वो कुछ देर इस इंतजार में चुप रही कि मैं कुछ कहूं। फिर उसने खुद ही मौजू बदलने की कोशिश की। आपने कुछ सुनने की फरमाइश की थी, सुनाइए, मैंने उसकी चूड़ियां गिनते हुए कहा। और वह धीमी आवाज में गाने लगी। मैं उठकर बैठ गया और वो अपने चेहरे से ज्यादा हसीन और दिलकश आवाज में गा रही थी। साजों के बगैर वही गाने की जुर्रत कर सकता है जिसकी आवाज खुद साज हो। मैंने उसकी जुल्फों की गिरहें खोलना शुरू कर दी। बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। मैं उनके लच्छे बनाता रहा और वो मुझे अपनी आवाज के मकनातीस से खींचती रही। जहानी महाराज प्रकाश चंद्र के कमरा खास में एक नोखेज लड़की के साथ रात गुजारने, उसकी आवाज़ का शरबत पीने और उसके बदन के बिस्तर पर आराम करने की इस आदत का खूब मैं भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। कुछ देर के लिए मैंने सोचा,
मैं ही इस बूंद का मालिक हूँ, मैं विनेश चंद्र हूँ, और मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोगों को अपनी इस जिंदगी पर इसरार क्यों है। इसलिए कि यहाँ दौलत है, दौलत लज्जत है। लोग बेतहाशा क्यों भाग रहे हैं? असल में वो भाग भाग कर ये चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। ये हवेली, ये अशिया और ये लड़की तरन्नम। वो गज़ल सुना चुकी तो मैंने दाद देनी शुरू की, क्योंकि वो भी एक गज़ल थी। फड़कती हुई रफ्ता रफ्ता उसके पर्त खुलते गए और अंदर से एक चांदनी बदन निकला। सुबह के आसार नमूदार हुए तो हमारे दरमियान हिजाबात हाइल होने लगे और वो बहुत शर्माई शर्माई बैठी थी। उसने अपनी नथ फिर नाक में अटका ली। जब वो जाने लगी तो दरवाजे पर ठठक कर रुक गई और बेताबाना मेरे गले से लग गई, और उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। जाने क्यों वो रो रही थी। क्या हो रहा है? मैंने उसकी ठोड़ी पकड़ते हुए कहा। फिर आप कब मिलेंगे? उसने डूबी हुई आवाज में पूछा। मेरे लबों पर जहर फैल गया। प्रिंस मुझ पर रोज रोज इतना मेहरबान नहीं होगा। मुमकिन है कि वो आज तुम्हें राजेपुर से रवानगी का हुक्म दे दे। क्यों? अभी तक तो उन्होंने महफिल भी नहीं सजाई। फिर मैं क्या बराह रास्त आपसे नहीं मिल सकती? राजेपुर एक रियासत है तरन्नम बानो, और ये महल किसी राज दरबार से कम नहीं। यहाँ बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। ये बम्बई और दिल्ली नहीं है। यहाँ की दुनिया ही और है। बहरहाल अगर तुमने हस्बे वादा अपनी जुबान पर कफर डाले रखा तो मैं प्रिंस से कहकर यहाँ तुम्हारे काम की तौसीक की कोशिश करूँगा, मगर यह ख्याल रखना कि मैं प्रिंस नहीं हूँ, मैं आप ही से मुखातब हूँ। उसने उदासी बखेर दी। उसका शर्मगी चेहरा देखता रह गया। तरन्नम, मैंने शिशुपन से कहा, तुम्हें सिर्फ चंद साइतों में इतना संजीदा नहीं होना चाहिए। मेरी आंखें देखो, ये जल रही हैं और मैं अपने अंदर से मशक हो चुका हूँ। तुम एक शादाब लड़की होकर मुरझाने की कोशिश क्यों कर रही हो? यह कहकर मैं उसे वहीं छोड़कर तेजी से बाहर आ गया। आम दरवाजे से दस्तक देने के बजाय मैं छत पर चढ़कर सहन में कूद गया। डाली जाग रही थी, लेकिन उससे मुझे कोई सवाल नहीं किया और मुझसे निगाहें ना मिलाई जा सकी। 2 रातें मुसलसल जागते हुए गुजर गई थी। डाली का ख्याल होगा कि मैं कोई उज़र पेश करूंगा। मैंने चुपके से चादर जिस्म पर उतार ली और कपड़े तब्दील किए बगैर दराज हो गया। दोपहर के वक्त जब मैं विनेश चंद्र के पास पहुंचा तो उसने मैंने खेत नजरों से मुझे मुस्कुराकर देखा। मैं इंतजामात में मसरूफ हो गया था। राजेपुर के कई मुअज़्ज़िज़ीन इस वक्त वहां बैठे हुए थे। मैं ख्वाबगाह की तरफ था कि विनेश चंद्र किसी काम का बहाना करके मेरे पास आया और दोस्ताना अंदाज में मेरा गला सूंघते हुए बोला, सुहाग रात कैसी गुजरी? विनेश बाबू, रात आपने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। खैर, खबर है कि सुबह वो क्या कह रही थी? विनेश ने तीखे अंदाज में कहा। क्या कह रही थी? मैंने मसनूई गुस्से से पूछा। अरे साहब, तुम्हारी तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रही थी। चलते चलते उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसे तुमसे दोबारा मिलाने में मदद करूं। कहती थी कि वो बहुत टूटे हुए आदमी हैं, मैं उनकी गम गुसारी की कोशिश करूंगी। विनेश चंद्र ने मुझे छेड़ते हुए कहा, कहो क्या ख्याल है? विनेश बाबू, मगर हमें खूबसूरत चेहरों पर तवज्जो देने के बजाय अपने इर्द गिर्द तने हुए शैतानी जाल पर तवज्जो देनी चाहिए। आप भूल गए कि रात आपकी ख्वाबगाह से एक जहरीला सांप बरामद हुआ था। परसों जहर देने की कोशिश की गई थी और इससे पहले मैंने नाराजगी से कहा। मोहन, वो बिगड़ कर बोला, मेरा जी चाहता है कि सबको शूट कर दूं। तुम्हारे सवाब मुझे कोई अपना हमदर्द नजर नहीं आता। मेरी समझ में उसका एक ही हल आता है। नहीं, आपके और भी हमदर्द हैं और मसले का हल ये नहीं है जो आपने सोचा है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने तौर पर कुछ फैसले करूं। यकीनन तुम्हें पूरी इजाज़त है, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि दूसरों के सामने हमें तुमसे अपने ताल्लुक के बारे में झूठ न बोलना पड़ता है। मैं सोच रहा था कि आज सुबह को बुला के इस बात का ऐलान कर दूं कि मोहन की हैसियत एक मुलाजिम की नहीं, विनेश चंद्र के एक दोस्त की है। आप और मुश्किलें खड़ी कर लेंगे। अभी इस ऐलान का वक्त नहीं आया है। मैं आपका मुलाजिम बनकर ज़्यादा काम आ सकता हूँ। चलो कुछ दिन के लिए यूरोप चलें, शायद मामलात कुछ ठंडे पड़ जाएं। आप घबरा रहे हैं, मैंने जुर्रात से कहा। मुझे देखिए, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। तुम्हारी इन्हीं खसूसियात की बिना पर हमने तुमसे इश्क शुरू कर दिया है। आप मुझे ज़रूर बदनाम कराएंगे। ये बताएं कि जगदीप कब जा रहे हैं? यानी तुम किसे मुतासर कर रहे हो? कहो कि वो राक्षस कब यहाँ से दफा हो रहा है? मोहन, काश मैं जगदीप का गला घोंट सकता, मगर सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कर्ब है। मेरी बहनें उससे इश्क लड़ाती हैं, मैं देखता रहता हूँ। मैं राजेपुर का दूसरा वारिस खानदान आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता, हालांकि उन्होंने हमें ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी है। आहिस्ता बोलिए, मैंने इधर उधर देख कर कहा।
राजेपुर ऐसी शय नहीं जिसे इनाम के तौर पर उनकी गोद में डाल दिया जाए। ये एक बहुत खूबसूरत और ज़रखेज़ रियासत है, इसे इनकी या अंग्रेज़ों की गोद में नहीं डाला जा सकता। मैं समझता हूँ कि महाराजा राजेपुर को हमारी ज़रूरत है। उनके साथ किसी ने दोस्ती नहीं की, ना आपके खानदान ने, ना जगदीप के खानदान ने, और ना किंग जॉर्ज के खानदान ने। हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनके सच्चे दोस्त हैं। हमारी आपस की चैकलिश से अंग्रेज बहादुर फ़ायदा उठा लेगा और जूतियों में दाल बट जाएगी। तुम किसी मंझे हुए सियासतदान के अंदाज में बातें कर रहे हो। तुमने कुछ ऐसे नुक्ते समझाए हैं। वैसे भी मैं आज शाम राजा दरबार में जाने वाला था। वहाँ महाराजा ने अंग्रेज़ों के एजाज़ में एक दावत दी है। बेचारा महाराजा, काश तुम भी मेरे साथ चलते। मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? मैंने अफसरदगी से कहा। मैं एक जाहल शख्स इन लोगों की सोबत में क्या समझ सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ, और मुझे वहाँ कबूल कौन करेगा? खैर, तुम्हारी जहालत से तो मैं पूरी तरह वाकिफ हो गया हूँ। असल में वहाँ एक और वजह से तुम्हें ले जाना है। राज महल में एक अजीबोगरीब हीरा है, उस पर अपनी नज़र है। मैं तुम्हें वो हीरा दिखाना चाहता हूँ। वीनेश ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं हीरों के बारे में कतई मालूमात नहीं रखता। ये अमीरों के शौक हैं। मेरा तलक तो बेकार पत्थरों से रहा है। मैंने हंस कर कहा कि आप इसे चुराना चाहते हैं। अच्छा कहा, बेशक मैं उसे चुरा कर अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। नहीं, आप बताइए कि मामला क्या है? मैंने तजस्सुस से पूछा। मोहन, हमारा दिल उसी में पड़ा है। वो इतनी हसीन है कि तुम देखोगे तो दंग रह जाओगे। इतनी नफीस, इतनी लजीज है कि बस। विनय चंद्र धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया, जैसे उसे उसके ख्याल ही से नशा आ जाता है। कौन है वो? मुझे नहीं बताएंगे? मैंने इश्तियाक से पूछा। वो महाराजा अमरनाथ की भतीजी है। महाराजा की कोई औलाद नहीं, इसलिए उन्होंने उसे बेटियों की तरह पाला है। खुद उसके बाप महाराजा जगतनाथ शिकार के दौरान में मारे गए थे। वो कमाल की लड़की है मोहन। ज़ाहिर है कि आपका इंतखाब है, यकीन करता हूँ। मेरी बातें आधी समझो, पूरी सिफात में बयान ही नहीं कर सकता। वो किस रंग और खुशबू का फूल है? विनय चंद्र ने आंखें बंद करके कहा। फिर तो वो ज़रूर देखने की चीज़ होंगी। मामला कहाँ तक पहुँचा है? कुछ नहीं हुआ, यही तो गम है। बस अपने आग में जलता रहता हूँ और उससे गाहे गाहे मुलाकात होती है। कुछ बातें होती हैं और ड्राप सीन, दिल की बातें। और मैंने उसे किन अखियों से देखा? नहीं, मैं उन्हें दिल की बातें तो नहीं कह सकता, लेकिन वो दिल के करीब ले जाने वाली बातें ज़रूर होती हैं। वो ख्याल आफरी लहजे में बोला। मैं आपका उर्दुली बनकर वहाँ चलूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मेरे दोस्त हो और इस हसीयत में तुम उसे देख भी नहीं सकते। वो एकदम चौंकते हुए बोला। मगर एक सूरत में तुम वहाँ चढ़ सकते हो। क्यों ना तुम्हारा हुलिया बदल दिया जाए। मैं ये ज़ाहिर करूँगा कि तुम मेरी ईरानी दोस्त हो और तुमसे मेरी मुलाकात पेरिस में हुई थी। राजेपुर के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन ने मुझे यहाँ देखा है। अगर वो पहचान गए और उन्होंने अंग्रेज़ी में बातें शुरू कर दी या कोई मुश्किल बात पूछ ली तो? मैंने सहम कर कहा। यही तो मेकअप का कमाल होगा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि तुम इस होलिये में इस खास दावत में शरीक हो सकते हो। रहा अंग्रेज़ों का मामला, तो मैं तुम्हें एक अरबी नस्ल या ईरानी के सीयत से मुतारफ़ कराऊंगा। तुम एक कद आवर ईरानी या अरब के रूप में खूब सजोगे। ज़ाहिर है कि तुम्हारा अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी नहीं। मुझे एतमाद है कि तुम हर मामले में दिलचस्प बातें करोगे, घबराओगे नहीं। और किसी ने अरबी फ़ारसी बोलनी शुरू कर दी तो? ये एक मखसूस दावत है, बहुत छोटे पैमाने पर। भून से मेरे सिवा कोई और शख्स भी मदऊ नहीं, कोई महारानी या राजकुमारी भी नहीं। चंद अंग्रेज होंगे, राज दरबार के चंद आदमी होंगे, और वो महाराजा ये बात महसूस तो नहीं करेंगे कि इतनी निजी दावत में एक शख्स बिन बुलाया आ गया। महाराजा मुझे पसंद करते हैं, विनेश ने फ़ख्र से कहा। तो फिर क्या देर क्या है? पंडित को बुला लीजिए। बहुत से लोग पंडितों के पीछे पड़े हैं। आप उन्हें देखने के लिए मुझे भी खासा बेताब कर दिया है। मगर अब भी एक मसला है। सवाल यह है कि मैं हिंदुस्तानी में उन लोगों से कैसे बात करूंगा, जबकि मैं बैनुल अक़वामी ज़ुबान अंग्रेज़ी भी नहीं जानता। तुम तो तेहरान यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी ज़बानों के प्रोफेसर हो। ईरान में अंग्रेज़ी के मुकाबले में फ़्रांसीसी का असर ज़्यादा है, समझे? मैं सूरत हाल संभाल लूँगा। ज़्यादा तरन्नुम, खामोश रहना, सिर्फ सिगार पीते रहना। अगर कोई फ़्रांसीसी जाने वाला मिल गया, सोच लीजिए अगर मामला बिगड़ गया। मैंने उसे डराते हुए कहा। ओहो, वो झंझलाते हुए बोला। तुम उन लोगों के दरमियान रहोगे? क्यों? जो गैर मुल्की ज़बानें बोलेंगे। तुम तो जहाँ मौका नादक देखोगे खिसकलोगे। विनय चंद्र मुझे समझाता और कायल करता रहा और मैं खुद वहाँ जाने का ख्वाहिशमंद था। ये तमाम हीलो हिज्जत विनय चंद्र की टो लेने के लिए थी। मैं उसके सामने आखिर तक झिझकता रहा।
वीनस बाहर बैठे हुए लोगों से माजरत करके अंदर आया था। मैंने उसे याद दिलाया कि कुछ लोग उसके मुंतज़िर हैं। वो मुझे छोड़कर चला गया और ख्वाबगाह में उसकी जो कुर्सी रखी हुई थी मैं उस पर दराज हो गया। मैं वीनस चंद्र के दिमाग से सोच रहा था और अपने दिल से बदलते हुए हालात का जायजा ले रहा था। फिर मैं एक इरादे से उठा। रात जिस नमक राम ने ख्वाबगाह में सांप छोड़ने की जुर्रत की थी, मुझे उसका सुराग लगाना था। जगदेव की मिजाज पुरसी करनी थी, पारों का टेम्परेचर देखना था और भून में होने वाली सरगर्मियों पर नजर रखनी थी। उस दिन पारो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और मैंने उसका पिस्तौल उसे वापस करना चाहता था। वीनस चंद्र के ख्वाबगाह में सांप रखने का काम उन्हीं लोगों का हो सकता था जो रात उसके यहाँ आए थे, और उनमें ज्यादातर खानदान ही के अफराद थे। प्रीत और हिमा भी उनमें शामिल थे। वीनस चंद्र से ने रात का खाना अपनी बहनों, भाइयों और जगदेव के खानदान के अफराद के हिमराह खाया था। उसी अरसे में कोई शख्स ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और सांप छोड़कर चला गया। एक और बात मेरे जहन डसने लगी कि हमने सांप मारने के बाद तमाम कमरों की तलाशी क्यों नहीं ली। उस शख्स को तलाश करना जरूरी था, लेकिन वो आसानी से दस्तयाब होने वाला शख्स मालूम नहीं होता था। जगदीप की कई हड्डियां अपनी जगह से हिल गई थी। डॉक्टरों की एक टीम उसकी हड्डियां सही जमाने में मुनहक थी। मैं उस तरफ गया तो प्रीत, हिमा, कसम और दूसरी लड़कियों का हजूम उसके सरहाने मंडला रहा था। शारदा मौजूद नहीं थी। प्रीत की माँ बीना रानी ने उस बार भी मुझे सताशी नजरों से देखा। प्रीत की माँ बीना रानी ने इस बार भी मुझे सताशी नजरों से देखा। मैंने उसे अदब से प्रणाम किया और उसने मुझे अपने करीब बुलाया और बोली, मोहनदास, शायद हमें तुमसे कुछ काम पड़े, तुम किसी वक्त हमारे तरफ आना। मैंने सर झुका लिया। जिस वक्त आप हुक्म करें। जिस वक्त तुम्हें कोई काम ना हो, उसने सरशारी से कहा। जी बहुत अच्छा, मैंने कहा, और प्रीत भी दूर खड़ी थी। जब मेरी उससे नजरें मिली तो वह कसमसाने लगी। मैं खुद उसके पास पहुंच गया और मैंने अदब से पूछा, प्रीत दीदी, आप मुझसे कुछ नाराज हैं? क्यों? वो तेवरा कर बोली, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? पता नहीं, कुछ ऐसा जान पड़ता है जैसे मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं तो यहाँ के हर शख्स को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। आपने आज तक किसी काम के लिए नहीं कहा। तुम्हें राजकुमार और शारदा से फुर्सत मिले तो? वो गुस्से से बोली, ठीक है, जब जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लूंगी। ये बता दीजिए, आप नाराज तो नहीं? नहीं, उसने नहुसत से कहा। देखो मोहनदास, मुझे नौकरों का ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें उनकी औकात में देखना पसंद करती हूँ। मैं हस्बे मामूल अपना गुस्सा पी गया। कहते हैं कि जो गुस्सा ज्यादा पीता है वो अपनी कामयाबी की आबयारी करता है। सारा खेल बर्दाश्त और सिर्फ बर्दाश्त का है। अगर ये नुक्ता इस वक्त मुझे ना सूझता तो मैं अकहरे बदन की इस तेजो तरार लड़की को हाथों में उठाकर फर्श पर पटक देता। उसकी बजाय मैंने उसकी उनकी निगाहों से देखा जिन्हें जवान लड़कियां बहुत जल्द समझ लेती हैं। उस चमक से उसकी आंखों में खैरगी पैदा हुई और वह संभल गई। मैं सर खम करके और आगे बढ़ गया। जनान खाने में खास मुलाजम ही जा सकते थे। मेरे पास भी इजाज़त का परवाना था। उस दिन मैंने पूरे भून का चक्कर लगाया। सबसे आखिर में उस जन्नत में गया जहां मेरी हूर रहती थी। उस हूर का नाम शारदा था। शारदा की बजाय मालती ने मेरा इस्तकबाल किया। वो अब मुझसे कुछ खैंची रहने लगी थी। उसका ख्याल था कि मैंने बुलंदियों पर परवाज करना शुरू कर दिया है। किसी वक्त किसी दिन मेरी पतंग कट जाएगी, क्योंकि उसकी डोर का मांझा कमजोर है। इस वक्त भी पहले मुझे उसके तानो तंज का हदफ बनना पड़ा। फिर उसने ये बताकर मेरे सीने पर गौंसा मारा कि शारदा 2-3 रोज से मतवातर राजमहल जा रही है। मेरे जिस्म में अचानक जैसे कोई बम फटा। क्यों? मैंने भर्राई हुई आवाज में पूछा। मुझे क्या पता, वो दीदे नचाते हुए बोली। कहती थी किताबों के शौक में जाती है, मुझसे छुपाती है। मैं उन लोगों की रग रग से वाकफ हूँ। उन सब का भगवान महाराजा है और मंदिर राजमहल। सच कहती है मालती, मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। वो कब वापस आती हैं, कब जाती हैं? 3-4 घंटे तो जरूर लगा देती हैं। मगर तुझे ऐसी क्या फिक्र पड़ी है रे? वो भुनाते हुए बोली। अरे मोहन, मैं कहती हूँ नीचे की बीन की खाया कर, ऊपर देखेगा तो खाने में मक्खी गिर जाएगी। क्या बकवास कर रही है? मैंने झंझला कर कहा। शारदा दीदी से कह देना कि मोहन आया था। मुझे वहां बैठना दूभर हो गया था। उस दिन पार्टी के दौरान महाराजा अमरनाथ किसी दिलचस्पी से शारदा से बातें कर रहा था। मेरे तस्वर में वो मंजर ताज़ा हो गया। कल शाम ही शारदा से मेरी मुलाकात हुई थी रेस के मैदान में, और उसने खुलकर मेरी तरफदारी भी की थी। सुबह थानेदार के सामने भी उसने मेरी जानब झुकाव का इजहार किया था। मैंने खुद से पूछा,
कहीं मैं वीनस चंद्र को करीब करने और दूसरों से अपने कर्जे चुकाने की मसरूफियतों में शारदा को खो तो नहीं रहा हूँ? वो मुझसे बददिल तो नहीं हो गई? शाम तक मैं फिक्र और उदासी के ऐसी पिंजरे में बंद रहा। उसका दरवाज़ा खुद शारदा नहीं खोला जब वो मुझे वीनस चंद्र के ड्राइंग रूम में बैठी नजर आई। मैंने वीनस चंद्र की भी परवाह नहीं की। मैं आज आपकी तरफ गया था। आपने बफरे हुए इंकसार से कहा, मुझे मालूम है ज़रा राजमहल गई थी, वहाँ कुछ नई किताबें आई हुई हैं। क्या यहाँ की सब किताबें आपने पढ़ ली हैं दीदी जी? वो मेरे लहजे की खटास महसूस कर गई और जवाब के लिए तज़बज़ब में पड़ गई। राज दरबार का क्या हाल है? वीनस चंद्र शारदा के पहलू से लगा हुआ बैठा था। उसने दरमियान में दखल देकर शारदा की उलझन दूर कर दी। सब ठीक ठाक है। मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में बैठी रही। राजकुमारी से सरसरी मुलाकात हुई थी। शारदा ने अफसरदगी से कहा, फिर मुझसे नरम लहजे में मुखातब हुई, मोहनदास, तुम भी कुछ पढ़ लिख लो। मालूम होता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत उल्टे सीधे सवालात आते हैं। तुम्हारा जहन बहुत चलता है, उसे सही रास्तों पर चलाओ। शायद मैं यही सुनने का आरज़ूमंद था। मेरे कफस में उसी लम्हे जो रोशनी सी आई, वो रोशनी ऐसी ज़्यादा तो नहीं थी, मगर असीरों के लिए किरण ही बहुत होती है। कल मेरे पास फुर्सत से आना, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगी। अरे बहुत तालीम याफ्ता आदमी है शारदा, विनश ने लुकमा दिया। मैं खूब जानती हूँ। शारदा विनश के जुमले पर हैरतदा सी थी। राजकुमार समझते हैं कि मैं बड़ा छुपा रुस्तम हूँ, मैंने हंस कर कहा। ठीक ही समझते हैं। उसकी आंखों में शोखी उतर आई। शारदा कांटा निकाल कर चली गई थी, मगर कांटे की चुभन अभी तक महसूस हो रही थी। कल तक उससे मुलाकात का इम्कान नहीं था। रात के वक्त हमने दरवाज़ा बंद कर लिया। वीनस चंद्र ने मेरा हुलिया तब्दील करना शुरू किया। उसका कोई सूट मेरे जिस्म पर फिट नहीं आता था। उसने आजहानी मोहित चंद्र की अलमारी देखी, जिसके कुछ कपड़े बतौर यादगार महफूज कर लिए गए थे। बाकी सब मुलाजमों में तकसीम हो गए थे या उन्हें आग लगा दी गई थी। उनमें से एक सूट मुझे परफेक्ट आ गया। वीनस चंद्र ने टाई बांधी, हल्की सी नकली मूछें मेरे मुंह पर चिपका दी गईं और छोटी सी फ्रेंच कट दाढ़ी लगा दी गई। ये सब पूरे इनमहाक से वीनस चंद्र ने खुद अपने हाथों से किया। मैं आईने के सामने खुद को बनता संवरता देखता रहा। मेरी आंखों पर हल्के रंग के शीशों का चश्मा लगाया गया। टाई की गिरा खुद विनश ने बांधी। जब ये मेकअप मुकम्मल हो गया और मैंने खड़े होकर आईने में शक्ल देखी तो खुद को पहचान नहीं सका। मेरा रंग निकल आया था। सुर्खो सफेद रंग का वजीह शख्स, आला दर्जे के लिबास में मलबूस, बिल्कुल एक जेंटलमैन वलाई से आया हुआ। फितना लग रहे हो, वीनस चंद्र मेरी नोक पलक दुरुस्त करते हुए बोला। अब होशियार रही विनश बाबू। फर्ज कीजिए अगर कल रात तरन्नुम की तरह राजकुमारी ने मुझे पसंद कर लिया तो। इस मौके पर यह गैर दानिशमंदाना जुमला मेरे मुंह से निकल गया। वो हंसने लगा। यह मुमकिन है, मगर यकीन है कि तुम दोस्ती के नाम पर मुझे वापस कर दोगे। मेरी गुस्ताखी हद से गुजर गई है, मैंने नदामत से कहा। तुम्हारी बातों से कम्बर्ज का मजा आ रहा है। अच्छा अब उठो और तैयार हो जाओ। बाथरूम से निकल कर मेहमान खाने के दरवाजे पर मिलो। मैं तुम्हें वही गाड़ी में धर लूंगा। मैं चोरों की तरह बाहर निकल आया और मुझ पर चंद मुलाजमों की नजर पड़ गई। एक अजनबी को अपने दरमियान देखकर उन्हें हैरत तो जरूर हुई, मगर वो मेरे हुलिये से खासे मुतासर हो गए थे। मेहमान खाने के दरवाजे पर वीनस चंद्र मुझे मिल गया और वो खुद कैडलक चला रहा था। मैं तेजी से उसके करीब बैठ गया। सदर दरवाजा दूर से उसकी गाड़ी बांध कर खोल दिया गया और गाड़ी तेज रफ्तारी से राजमहल की तरफ भागने लगी। अभी हमने कुछ ही फासला तय किया था कि दफतन वीनस ने जोर से ब्रेक लगाया। मेरा माथा वर्ण स्क्रीन से जा टकराया। गाड़ी एक चीख के साथ रुक गई। हमारे सामने गाड़ी की रोशनी में नहाया हुआ वही साधु सड़क के बीचों बीच खड़ा था, जो सबसे पहले मोहित चंद्र के यहाँ मिला था और जिसने उसके क्रियाक्रम के वक्त मुझे आइंदा किसी दिन मिलने का हुक्म दिया था। मेरा माजी उस पर आईना था। साधु महाराज, वीनस चंद्र ताज्जुब से बोला और फौरन गाड़ी से उतर गया। मुझे भी मजबूरन उतरना पड़ा। साधु मुस्कुरा रहा था। उसने अपना हाथ वीनस चंद्र के सर पर रख दिया। तो मिलता ही नहीं है बालक। महाराज, विनच अकीदा से बोला, हम बहुत मुश्किल में हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा है। ये जो तेरे साथ है ना, फिर काहे का डर है? वो मुझे घूरते हुए बोला। तू आया नहीं है मूर्ख। महाराज, मैंने हाथ जोड़कर लिहाजे से कहा, जल्दी आपके पास जाऊंगा। सब माया जाल है, प्रेम अमर है। वो ये कहता हुआ रास्ते से हट गया। जाओ बाबा जाओ। और सुन, उसने मेरा कांधा पकड़ लिया, मैं तेरा इंतजार करूंगा। वीनस चंद्र गाड़ी में बैठ गया था। साधु अंधेरे में कहीं गायब हो गया। गाड़ी दोबारा राजमहल की जानब बढ़ने लगी, मगर साधु ने दरमियान में आकर मुझे झंझोड़ डाला था। उसका अचानक गाड़ी के सामने आना और विनश की मौजूदगी में मुझसे मिलना खाली अज इल्लत नहीं था,
मुझे चुप लग गई। विनय चंद्र गुनगुना रहा था। सुर्ख और सफेद पत्थरों से तराशा हुआ राजमहल एक राजा के शयान शान इमारत थी। ये एक छोटा सा किला था। हमारी गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो महाराज के मुस्तैद सेक्रेटरी ने फुर्ती से दरवाजा खोला। विनय चंद्र अपनी टाई की गिरा दुरुस्त करता हुआ बाहर आया। दूसरे दरवाजे से मैं बरामद हुआ। विनय ने मेरी तरफ इशारा करते हुए हिंदुस्तानी जुबान में उसे कहा, प्रोफेसर जाहदी। खुश लिबास सेक्रेटरी ने आधा झुककर मुझे खुश आमदीद कहा और हमें अंदर ले जाने के लिए रस्मी अंदाज में अपना हाथ फैला दिया। मेरा दिल मामूल से ज्यादा हरकत कर रहा था। क्या अफीसर इन कमान तशरीफ ले आए हैं? विनय चंद्र ने महाराजा के सेक्रेटरी से पूछा। जी राजकुमार, वो अभी भी तशरीफ लाए हैं, सेक्रेटरी ने अदब से जवाब दिया। वो खुश अखलाकी और मेज़बानी के फन में ताक मालूम होता था। ओहो, तो फिर हमें देर हो गई। विनय चंद्र ने मेरी तरफ देखते हुए चुपके से हाथ दबाया और सरगोशी में बोला, जरा संभल के मोहनदास। मैंने अपना सीना और चौड़ा कर लिया और मार्च पास्ट के अंदाज में अकड़ कर चलने लगा। हम एक तवील गली नुमा रास्ते से गुजर रहे थे। एक तरफ कदीम हिंदुस्तानी तर्ज की महराबें बनी हुई थी। महराबों के बाहर फुलवारी लगी हुई थी और फिजा में रात की रानी की खुशबू रची हुई थी। दूसरी तरफ कमरों का एक सिलसिला था। रास्ते में खून के रंग एक कालीन बिछा हुआ था और दीवार पर जंगो वजदल के मनाजर की नादर तस्वीरें सजी हुई थीं। फानूस में झिलमिलाती हुई रोशनियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई मध्यम सुरों में राग अलाप रहा हो। दरो दीवार से हुकूमत और इमारत टपकती थी। उस ठंडे पुरसकून माहौल में हर चीज जी खुश करने वाली थी, लेकिन मेरा जी इस वक्त बहुत खराब और मुंतशिर हो रहा था। जिस वक्त विनय चंद्र तेजी से मेरा मेकअप कर रहा था और जब महेश चंद्र का लिबास पहनकर मैं मोटर में सवार हुआ था, उस वक्त मैंने खुद को बादशाह समझा था, लेकिन रास्ते में काली बिल्ली आ गई थी। मुझे हैरत थी कि इस मखसूस हुलिये के बावजूद साधु ने मुझे कैसे पहचान लिया। उसके तीखे तेवर और कुटीले जुमले दिमाग पर छाए हुए थे। विनय चंद्र ने रास्ते बार उस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं की थी कि साधु से मेरी शनासाई क्यों और कब से है। उसने मुझे दाढ़ी और चश्मे के बावजूद कैसे पहचान लिया। रास्ते में अचानक साधु का कार के सामने आना और ये कहना कि मैं तेरा इंतजार करूंगा बेसबब नहीं था। मेरा दिल इस वक्त मामूल से ज्यादा धड़क रहा था और मैं सब कुछ भूल गया था कि मुझे अंदर जाकर पार्टी में कैसा अहम किरदार अदा करना है। जी मैं आया कि यहाँ से भाग निकलूं, वरना इस तकद्दर में मुझसे उल्टी सीधी हरकतें सरजिद हो जाएंगी और विनय चंद्र को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। सेक्रेटरी ने झुक कर एक कमरे की तरफ इशारा किया। ये एक छोटा सा मरसा हाल था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, स्याह शारवानी में मलबूस सुर्ख और सफेद रंग के महाराजा अमरनाथ तेजी से उठकर हमारे इस्तकबाल को आए। उन्होंने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। विनय ने मुस्कुराते हुए मेरा तारुफ कराया। मेरे दोस्त तेहरान में मशरिक के उलूम के प्रोफेसर जाहदी, ये मशरिक की तिलस्मी दास्तानों पर एक तहकीकी मकालमा लिख रहे हैं। फिर वह मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। हज़ाइनस महाराजा राजेपुर में मैं भी विनश की तरह कॉर्निश बजा लाया। आहा, आइए आइए प्रोफेसर जाहदी। महाराजा अमरनाथ ने पुर्तपाक लहजे में एक तरफ इशारा किया। आपसे खूब बातें रहेंगी। विनश ने हम पर मेहरबानी की जो आपको यहाँ ले आए। प्रोफेसर, आपको ये गरीब हिंदुस्तान पसंद आया होगा। मैंने घबराकर गला साफ किया। हज़ाइनस, मैं इसे अपना दूसरा वतन समझता हूँ। खुद मेरे आबाओ अजदाद एक ज़माने तक यहाँ रहे हैं। यहाँ की फ़िज़ाएँ बहुत ख्वाबनाक हैं। राजकुमार विनय चंद्र ने इतनी बार आपका तज़किरा किया है कि मुझे बाज़ याबी के शरफ़ का इश्तियाक था, लेकिन मैं एक बिन बुलाए मेहमान हूँ। महाराजा ने एक महज़ब कहका लगाया जो हल्का और मसनूई होता है। आप हिंदुस्तान के हर घर के मेहमान हैं। फिर ईरान तो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसियों में ये तकल्लुफ़ कैसा? आइए मैं आपका तारफ़ दूसरे मेहमानों से कराता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं अंग्रेज़ी से वाकिफ़ नहीं हूँ। आपके मेहमान अजनबियत महसूस करेंगे। मैंने महफूज और मोहतात रवैया अख्तियार किया। इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ती है, महाराजा ने मैंने खेल लहजे में जवाब दिया। आप एक आज़ाद कौम के फ़र्द हैं। बहरहाल यहाँ बहुत से ऐसे अंग्रेज़ मेहमान भी हैं जो बड़ी शिस्ता हिंदुस्तानी बोलते हैं, हालांकि उन्होंने मुशक्क़त अज़राह बंदा परवरी की है। हमारे मेहमान जब ये सुनेंगे कि आप मशरिक़ की तिलस्मी दास्तानों पर काम कर रहे हैं तो ये मौजू उनके लिए खासी दिलचस्पी का बाइस होगा। वहाँ चंद अंग्रेज़ गिनती के एक दर्जन गोरे बलूरी जामों से खेल रहे थे। उनके चेहरे इत्माद और बर्तरी से तमतमा रहे थे। महाराजा अमरनाथ ने अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी में बीक वक़्त मेरा और विनश का तारफ़ कराया और उनमें से अक्सर विनश से वाकिफ़ थे। ऐसी महफ़िलों में अंग्रेज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनकी मुस्कुराती हुई आंखों में रुमानियत होती है।
उन्होंने उठकर गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया और मुझे अपने पास ही बिठा लिया। मैंने खुद को किसी थाने में बैठा महसूस किया। सर्दी की कई लहरें जिस्म के से आके गुजर गईं। मैंने रुमाल से पेशानी का पसीना पूंछकर एक बार फिर अंग्रेजी से अपनी अदम वाकफियत की माजरत चाही। गोरों ने खंदा पेशानी से यह बात नजरअंदाज कर दी। ऑफिसर इन कमांड हार्डिंग ने मुझे अपने बाएं जन्म विनश को दाएं जन्म बिठा लिया। फिर उसने सुराही से एक जाम लौट कर मुझे और विनश को पेश किया और हम सब ने महाराजा अमरतनाथ का जामे से तजवीज़ करके गिलास होंठों से लगा लिए। गोया दावत का बाकायदा आगाज हो गया था। बेअख्तियार मेरा हाथ अपनी दाढ़ी पर चला गया और मैंने इस वक्त को बुरा भला कहा जब मैंने विनय चंद्र की ख्वाहिश पर यहाँ आने के लिए आमादगी ज़ाहिर की थी। मेरा दम घुट रहा था और अभी पार्टी का आगाज था। विनय चंद्र ने अपना हाथ मेरे घुटने पर आकर मुझे चौंकाया और आंखों ही आंखों में बेबाकी और बेखौफी से घुल मिल जाने का इशारा किया। मैंने एक झुर्झरी लेकर उसे देखा और आस्तगी से पूछा, वो कहाँ है? हार्डिंग ने सुन लिया और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। शायद मैं दरमियान में गलत बैठा हूँ। उसने अपनी टूटी फूटी हिंदुस्तानी में कहा, अरे नहीं हार्डिंग साहब, आप तशरीफ रखिए। विनय चंद्र ने मुआदरत खवाहना लहजे में कहा और हार्डिंग का हाथ पकड़ कर बिठा लिया और फिर उसने मेरे मुतल्लक अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू कर दी। वो कह रहा था कि प्रोफेसर ज़ाहिदी खासा गैब दिमाग शख्स है, हर वक्त किसी न किसी फिक्र में मुनहक रहता है, मगर बहुत सच्चा और साफ आदमी है। तमाम आलम ऐसे ही होते हैं। हार्डिंग ने कुछ मजाकी से कहा और मेरी तरफ मतवज्जा हो गया। प्रोफेसर, हिंदुस्तान के मुतल्लक अपने तासरात बताइए। बहुत खूबसूरत, मैंने खुद को समेट कर कहा। यहाँ के लोग बड़े जफाकश, शायर मजाज और सूफी हैं। हार्डिंग लताफत से हंसने लगा और गर्म मजाज भी। ओहो, किसी कदर बेवकूफ़ भी, मैंने गिरा लगाई। मेरी जुबान पर बेगैरत आते आते रह गया। देखिए प्रोफेसर, विनश ने मसनूई नाराज़गी से कहा, इससे हमारी तौहीन का पहलू निकलता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में मेरा मकसद कुछ और था। आप क्या कहना चाहते हैं? हार्डिंग ने चमकती हुई आंखों से पूछा। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, ताहम मैंने सुकून से जाम अपने हाथों से लगाया और कहा, मैंने इतना तो हम परस्त मुल्क मुशरक में कहीं और नहीं देखा। ओहो, हार्डिंग की पेशानी पर जैसे किसी ने इस्त्री कर दी और वो खुलकर बोला, बस प्रोफेसर ज़ाहिदी, आप हमारे बड़े काम आ सकते हैं। हमें ऐसे माहरों की ज़रूरत पड़ती रहती है जो यहाँ के लोगों की नफ्सियात पर अबूर रखते हों। आप तो उन्हें करीब से जानते होंगे। जनाब, आप तो यहीं मौजूद हैं, आपसे ज़्यादा कौन हिंदुस्तान से वाकिफ़ होगा? मेरी ज़ुबान फिर बहकने लगी थी। मैंने बेबसी से विनय की तरफ देखा और काबू याफ्ता लहजे में बोला, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे मुकाबले में मुझसे तावन फरमाएं। यकीनन आपके तर्जियात मुझसे सिवा होंगे। प्रोफेसर, आपको बड़ी अच्छी हिंदुस्तानी आती है। ऐसे मालूम होता है जैसे आप यहीं के कोई बाशिंदे हैं। वही लहजा, वही अंदाज। एक दूसरा अंग्रेज़ बोला, जनाब, हिंदुस्तान मुझे बहुत पसंद है, मैंने शायराना अंदाज में कहा। जब मुझे भी मौका मिलता है यहाँ आ जाता हूँ। मैं इसे अपना दूसरा घर कहता हूँ। फिर भी अभी मैं यहाँ की ज़ुबान से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ। राजकुमार विनय चंद्र रोज़ गलतियाँ निकालते हैं और मजाक उड़ाते रहते हैं। आपने हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीकें देखी? हार्डिंग पहलू बदल कर बोला, ईरानी उन्हें किस तरह महसूस करते हैं? यही सवाल कल भी किसी ने किया था। वैसे ये बड़ा सियासी नोयत का सवाल है। हम ईरानी ये समझते हैं कि अंग्रेज़ फैसला करने में ताख़ीर कर रहे हैं। मैंने किसी झिझक के बगैर कहा। मेरे जवाब पर विनश कसमसाने लगा। शायद बहस आगे बढ़ती, हमें एक दूसरे से बेतकल्लफ हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे में नकरई घंटियां बजने लगी। हम सब ने नज़र उठाकर देखा। एक सीले रंग नूर अंदर आ रहा था। खुश लिबास अंग्रेज औरतों के दरमियान एक बेहद हसीन दोशीदा जगमगा रही थी। विनश ने बेकरारी से मेरी चुटकी ली। वो आ रही है, उसने सरगोशी की। हम सब उसके एहतराम में उठ गए। ऑफिसर इन कमांड हार्डिंग और दूसरे अंग्रेज़ों से गुफ्तगू के बाद मेरा खौफ बड़ी हद तक निकल गया। मुझसे किए जाने वाले हर सवाल पर विनश का चेहरा सुर्ख हो जाता था और मेरे हर जवाब पर वो दादे तहसीन की नज़रों से मुझे देखता। एक जाम ने भी साधु से अचानक मिड-भीड़ का तकद्दर मिटाने में बड़ा काम किया। एक वो ज़माना था जब कलकत्ते में मेरा दोस्त जारज एक पैग शराब के लिए बिलखता था और मैं 1.5-2 रुपया यौमिया पर गोदी में मजदूरी करता था। हालात ने कैसा पलटा खाया था। इस वक्त मैं हिंदुस्तान में एक खुशहाल रियासत के राजा के यहाँ एक मखसूस दावत में शरीक था, जहाँ शराब ना पीना बद तहजीबी में शामिल था। हम सब तितर बितर हो गए। महाराजा ऑफिसर इन कमांड हार्डिंग की मजाज पुरसी में
मजाज पुरसी में लग गए। जैसे ही हुसन का यह सलाबदार आया, एक बार फिर तारफ की रस्म का अदा हुआ। आप झूठ बोलते थे, मैंने राजदाना अंदाज में विनश से कहा। क्या? उसने खशमगीन नजरों से मुझे घूरा। ये आपके बयान किए हुए हुसन से 1000 गुना ज्यादा हसीन है। अरे, वो फूल की तरह खिल गया। मगर मोहनदास, तुम अपना किरदार बहुत उम्दगी से निभा रहे हो। अभी अभी महाराजा कह रहे थे कि प्रोफेसर ज़ाहदी बहुत पुरलतफ आदमी हैं। बस इस माहौल से खौफजदा ना होना, मैं तुम्हारे करीब ही रहूंगा। और हाँ, जायजा लेते रहना, समझे? समझ रहा हूँ, मैंने सर हिलाकर बावकार लहजे में कहा। देखो, वो हमारी तरफ आ रही है, विनश अस्तराबी से बोला। गोया क़यामत आ रही है, मैंने शोखी से कहा। राजकुमारी सबको प्रणाम करती हुई तमक्कनत और वकार से हमारे नज़दीक आ गई थी। मैं विनश की पैरवी में आगे बढ़ा। राजकुमारी कमल, विनश ने रस्मन मेरा तारफ कराया। खूब प्रोफेसर, आप हिंदुस्तान कब आए? राजकुमारी ने अपनी कड़कती हुई आवाज़ का रस गोला। सिर्फ 4 दिन हुए, मैंने चुन चुन कर लफज दाग किए। आपसे मिलकर खुशी हुई, वह सरतापा मुझे घूरती हुई बोली। मुझे यकीनन आपसे ज़्यादा। मैं मेरी बर्जस्तगी पर उसकी आंखें हंसने लगी। और आप कैसे हैं विनश? उसने इठलाकर पूछा। बस जिंदा हैं, विनश ने महबूबियत से कहा। आपके राज में, मैंने दोबारा शोखी की। प्रोफेसर ज़ाहदी, आपसे मुलाकात होगी। वो एक लतीफ़ अदा से दूसरे मेहमान खाने की तरफ चली गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसने हल्की नीली साड़ी पहन रखी थी। उसके कानों में हीरे के अवीज़े जगमग कर रहे थे। उसकी चाल में महारानियों का तंतना था और अंदाज में मैं रुखों की दिलरुबाई थी। यहाँ और भी हसीन अंग्रेज़ औरतें थीं, मगर उसकी शान ही कुछ और थी। वो सबसे अलग थलग नजर आती थी। विनश चंद्र की दिल की बीमारी की वजह बेवजह नहीं थी। क्या ख्याल है? विनश ने उसके जाने के बाद पूछा। अब होने वाली भाभी के मुतल्लिक़ क्या राय ज़ाहिर की जाए? सच सच बताओ, वो बेताबी से बोला। तुमने उससे ज़्यादा हसीन लड़की देखी है? ये तनासब, ये कद, ये गुदाज, ये लचक, ये गुफ्तगू। बस बस जनाब, इतना दिल पर मत तारी कीजिए। ज़्यादा हसीन, ज़्यादा मुश्किल, आपने ये जुमला सुना है? मोहन, इसके बगैर मुझे ज़िंदगी से हमेशा शिकवा रहेगा। शिकवा दूर करने का बंदोबस्त भी किया जाएगा। पहले मुझे यहाँ का ज़रा तखमीना लगाने दीजिए, मैंने इत्मीनान से कहा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए, उन्हीं अंग्रेज़ बच्चों में जी लगाइए। उनसे हमारी कमर किस्मत वाबस्ता है। उनकी खुशनुदी हमारे लिए बासी इज़्ज़त और इफ्तिखार है। विनश अंग्रेज़ों की तरफ चला गया। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मैंने देखा कि कंवल एक हसीन अंग्रेज़ लड़की से महू कलाम है। मुझे अपनी तरफ आता देखकर कंवल ने अंग्रेज़ी में उससे मेरे मुतल्लिक़ बताया। वो ऑफिसर इन कमांड के दुख्तर, नेक दुख्तर थी। चेहरा अंगारा हो रहा था, होंठ सुर्ख थे। उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने हिंदुस्तानी में उसे अपने मसरत का इजहार किया। कंवल ने तर्जमानी के फ़राज़ अंजाम दिए। उसका नाम रीता हार्डिंग था। मैंने तेहरान देखा है, वो तेज़ी से बोली। वो शहर मशरिक़ व मगरब का संगम है। मुझे डर पैदा हुआ कि कहीं वो तेहरान के बारे में मुझसे इधर उधर की बातें ना पूछ ले। चुनाचा मैंने उसकी बात नज़रअंदाज करके कहा, मिस रीता, आपके वालिद कर्नल हार्डिंग से मिलकर भी बेहद खुशी हुई। वो मुझे एक सोचे समझने वाले आदमी मालूम होते हैं, निरे फौजी नहीं। उनसे बातें करके बड़ा लुत्फ़ आया। कंवल ने हार्डिंग के मुतल्लिक़ मेरे जज्बात उसे मुंतकिल कर दिए। उसी असना में विनश उधर चला आया, क्योंकि उसे कंवल के बगैर करार नहीं था। विनश की ये अस्तरारी कफ़ियत बेमौका और जायज़ थी। उसने अपना ज़्यादा वक़्त उन अंग्रेज़ों के साथ सिर्फ करना चाहिए था जो राजेपुर से मुल्हिक छावनी में फैले हुए थे और इस रियासत पर नजरें लगाए बैठे थे। मेरा जहन पूरी तरह जाग रहा था और मैं बाज़ार छोटे जाम की हल्की हल्की चुस्कियाँ लगा के और इधर उधर घूम के माहौल के मुताबिक शुगुफ्ता बातें कर रहा था, लेकिन मैं हर तरफ देख रहा था। कर्नल हार्डिंग पर बतौर ख़ास मेरी नज़र थी। उसके पास महाराजा अमृतनाथ और दूसरे अंग्रेज़ अफसर थे। वो सब लतीफ़ कह कर गा रहे थे। ये मखसूस महफिल देखकर कोई भी गुमान नहीं कर सकता था कि अंग्रेज़ों और राजेपुर के महाराजा के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। मैं महसूस कर रहा था कि कर्नल हार्डिंग कभी कभी किन अखियों से मेरी तरफ देखता है, या सिर्फ मेरा वहम है। इस मौका पर मुझे अपनी मसनूई मूछें और दाढ़ी उखड़ती हुई मालूम होती। प्रोफेसर, कंवल ने अचानक मेरे करीब आकर कहा, विनश कह रहे हैं कि आप एक बाकमाल नजूमी हैं। मजाक करते हैं। इल्म नजूम में हिंदुस्तानियों से ज़्यादा माहिर लोग कहीं नहीं होते। ये उन्हीं लोगों का फ़न है। हम अपना हाथ दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप इनकार ना कीजिए।
آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں کسی دن ضرور اپنی کم علمی کا مظاہرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ میں نے تکلف سے کہا، ویسے مجھے آپ کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے۔ وینش تو اٹھتے بیٹھتے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ واقعی آپ مجھے اجازت دیجیے راجکماری، میں نے سر جھکا کر کہا۔ آپ بے حد حسین ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ وہ شرما گئی جیسے کوسے قضا بکھر گئی ہے۔ آپ پرکاش بون میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ وقار سے بولی۔ جی ہاں، فی الحال غریب خانہ وہی ہے۔ ہم وینس چندر سے کہیں گے کہ وہ اپنا مہمان کچھ دن کے لیے ہمیں ادھار دے دیں۔ آپ جو تحقیقی کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کا بہت اشتیاق ہے۔ خود میرا موضوع بھی ہندوستان کا قدیم کلچر ہے۔ کنول نے سر سے پیر تک مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ ضرور، مگر یہ وینس پر منحصر ہے کہ مجھے آپ کو ادھار دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ ویسے آپ پر اعتبار تو کیا جا سکتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سب ہمارے طرف متوجہ ہو گئے اور مہاراجا نے زور سے کہا، پروفیسر ادھر آئیے، ہمیں بھی سنائیے۔ پروفیسر زاہدی بہت خوش مزاج آدمی ہیں، کنول نے انگریزی میں اعلان کیا۔ محفل رنگ پر آ گئی تھی اور ہنسنے ہنسانے کے دور میں داخل ہو گئی تھی، کیونکہ انگریزوں نے اچھی خاصی شراب پی لی تھی۔ میں کنول کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا، مگر ہارڈنگ اور مہاراجا بھی وینس چندر کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنی کنول۔ اب تک میں نے خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دیے تھے اور میں اپنی کارکردگی پر مطمئن تھا۔ ہارڈنگ نے مجھے ایک اور جام بنا کر پیش کیا اور سگار پیتے ہوئے موڈ میں آ کر کہنے لگا، پروفیسر زاہدی، ہم ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو بیٹھے بٹھائے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے ویشے سے پوچھا۔ اب ہندوستانیوں میں ایرانی مقبول ہو رہے ہیں۔ قسمت کی بات ہے جناب، میں نے مسکرا کر کہا۔ ویسے ایرانی کسی کا حق نہیں مارتے، آپ اطمینان رکھیے، ہم آپ کا حق غضب نہیں کریں گے۔ کرنل ہارڈنگ نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ کچھ دیر تک ہارڈنگ سے میری ایسی ہی نوک جھوک جاری رہی۔ میری برجستہ جوابات سے محفل کشتے زعفران بن گئی۔ سب لوگ چاروں طرف سے سمٹ کر گول دائرے کی صورت میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ سب کی توجہ کا مرکز میں بن گیا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے۔ شاید میری تیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ مہاراجا نے کھانے کی میز پر چلنے کا اعلان کیا۔ جب سب چلنے لگی تو مہاراجا نے شائستگی کے ساتھ میرے کان میں کہا، پروفیسر، آپ نے مجھے متاثر کیا، جانے میں جلدی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ دیر سے سونے کے عادی نہیں ہیں تو کچھ ضرور ٹھہریے۔ میں آپ کے لیے کم از کم 1 ماہ تک جاگ سکتا ہوں۔ مہاراجا بے ساختہ ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ میری پیٹھ پر ہاتھ رکھے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک بہت لمبی چوڑی میز رکھی تھی۔ میز پر انواع و اقسام کی غذائیں سجی ہوئی تھیں۔ درمیان میں لمبی لمبی موم بتیاں روشن تھیں۔ سامنے کی نشست پر مہاراجا خود بیٹھ گیا۔ ایک طرف کرنل ہارڈنگ، اس کے سامنے دوسرے طرف کنول اور مس ریتا۔ ہارڈنگ کے برابر میں وینس اور دوسرے انگریز افسران کے درمیان میں پگڑی لگائے ہوئے سفید پوش ملازم ہمارے بیٹھتے ہی چابی کے کھلونوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ مجھے اس سے پہلے کسی ایسی شاہانہ دعوت میں بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور یہ جو کچھ میں نے رنگ و جنگ جما لیا تھا اس کا سیر ابھی پرکاش بون کی درسگاہ کو جاتا تھا۔ ان بڑے لوگوں کی خدمت کرتے کرتے اٹھنے بیٹھنے کے آداب آ گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑے لوگ کھاتے پیتے کچھ نہیں، انہیں میز سجانے اور کھانے دیکھنے کا ہوتا ہے۔ گو مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ پروفیسر زاہدی، آپ تلسمات پر کام کر رہے ہیں، خود آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کھانے کے دوران میں ہارڈنگ کی آواز گونجی۔ میں کنول کے حسن میں گم تھا، ایک دم چونک پڑا۔ کرنل ہارڈنگ، میں نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، آپ شاید میری باتوں کا یقین نہ کریں، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشرق کے حیرت انگیز تلسم دیکھے ہیں۔ اچھا، کرنل نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، مثلاً آپ نے کیا کیا دیکھا؟ ہماری معلومات میں بھی کچھ اضافہ کیجیے۔ میں نے وہ سادھو اور پنڈت دیکھے ہیں جو آبادی سے دور سنسان علاقوں اور تاریک غاروں میں برسوں بیٹھے ہوتے رہتے ہیں اور حیرت انگیز قوتیں رکھتے ہیں۔ ان میں مستقبل بینی کی غیر معمولی خوبی ہوتی ہے۔ آپ نے ان سے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پوچھا؟ ہارڈنگ نے میری بات منطقی کر کے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ہندوستان کا مستقبل؟ مجھے کرنل کے سوال پر استحیش تو بہت آیا، لیکن میں نے اسے سامنے رکھے ہوئے گلاس کے پانی کے ساتھ پی گیا۔ ہندوستان کا مستقبل تو ایک عام آدمی بھی بتا سکتا ہے کرنل ہارڈنگ۔ میرا خیال ہے کہ وینس چندر نے کھڑے ہو کر تیزی سے کہا، پروفیسر زاہدی کو اپنی اس تحقیقات کے درمیان جو غیر معمولی تجربے ہوئے ہیں کچھ انہیں سنا جائے۔ مہاراجا اور کنول نے اس کی تائید کی۔ کرنل ہارڈنگ بار بار موڈ سے الجھ رہا تھا۔ میں نے من گھڑت جادوئی اور دیو مالائی واقعات
तमाम तरह हाशिया राई और तासर से उन्हें सुनाए, जो कुछ ऐसे दिलचस्प राय में कि खाने के वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने अपने उन ख्वाबों का तज़किरा भी किसी और शख्स के हवाले से किया जिनमें आइंदा पेश आने वाले वाक़यात में मैंने पहले ही देख लिए थे। मैंने कीचू के पुर इसरार साये का भी जिक्र किया। जिस वक्त मैं कीचू का तज़किरा ड्रामाई अंदाज में कर रहा था, मुझे अचानक अपने पुश्त पर एक साया सा लहराता महसूस हुआ। किसी ने मुझे टहोका मारा था और मैंने पलट कर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म में बिजली सी चमकी। मैं मेज पर ऊंधा होते होते रह गया। फिर मैंने सरासीमगी से सब लोगों पर नजर डाली। उनकी आंखें और कान मेरी तरफ मरकूज थे। कीचू का सा एक आन में उजल हो गया था। मेरी हिम्मत दो चांद हो गई कि वो करीब ही कहीं मौजूद है, और ये मेरी मकवी ग़िज़ाओं से ज़्यादा तकवीद की बात है। फिर मेरी गुल अफशाई गुफ्तार का ठिकाना न रहा। मैंने रंग रंग के किस्से सुनाए। खाने के बाद अंग्रेज़ औरतें मेरे गिर्द शहद की मक्खियों की तरह चिमट गईं, खसूसन कर्नल हार्डिंग की बेटी रीता। यहाँ मैं कीचू से दरख्वास्त करके कोई छोटा मोटा चमत्कार दिखा सकता था, मगर मैंने जानबूझकर उससे पहलू तय की। उससे मेरी और विनिश की दोस्ती में रखना पैदा हो सकता था। विनिश के दिल में मेरे तरफ से वो खौफ पैदा हो जाता जो दोस्ती के रिश्ते में कातिल है। उधर अंग्रेज मुझे कोई शोबदेबाज मदारी समझते। मैंने महाराजा अंग्रेज़ों और खवातीन की नज़रों में अपने मद्दलिल जवाबात, शाइस्ता गुफ्तगू, बदजिल्ला जंजी और हाज़र जवाबी से जो तासर कायम किया था, उस पर पूरा नहीं तो आधा पानी फिर जाता।